देखो ध्यान से, यहाँ पर जब सॉल्यूशन में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ टॉपिक मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, मास विथ मॉलिक्यूलर वेट, मास विथ मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका गिवन मास है ना, उस मास पे आप काय का डिवाइड कर दोगे? मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करोगे, तो ऑल ऑफ यू जस्ट गेट द नंबर ऑफ मोल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ मोल्स को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एन बराबर क्या हो जाता है? एन बराबर इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लिखो जल्दी से इसको, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल जब तक आप नहीं जानोगे तो कई जगह आपको मोल फ्रैक्शन बनाने वाला टॉपिक आएगा, वहां पे आपको ये इरिटेशन क्रिएट करेगा। तो याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास विथ मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, हमें कैसे निकालना है, लर्न कैसे करना है। तो एक देखो सांप सीढ़ी टाइप का गेम होता है, अगर हम उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इसके लिए करना क्या है, लिख गया ये? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखोगे आप लोग मास, यहाँ पे आप लोग लिख दो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ क्या लिख दो आप? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख दो आप? नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। आपको मास दे दिया गया, बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? मास से आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर वेट का, काय का डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर वेट का। तो देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ मोल्स है ना। और जब आपसे बोला गया कि नंबर ऑफ मोल से आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई एन ए। एन ए क्या था आपका? एवोगेड्रो नंबर। एन ए का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। याद रखो, जो भी रास्ता आपने आते वक्त फॉलो किया था उसके जस्ट अपोजिट साइन जाते वक्त करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिया तो नंबर ऑफ एटम्स में आप क्या करोगे? अगर डिवाइड कर दोगे किसका? एवोगेड्रो नंबर का, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। आया ना। और अगर आपसे बोला जाए कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और उससे आपको मास निकालना है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें सारे केमिस्ट्री भी और फिजिक्स सारी चीजों में रिलेट हो जाती है। इसको जल्दी से नोट कर लो, ब्लॉक बना करके। ये आपके 3 से 4 फॉर्मूले को रिलेट कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको ना एनसीईआरटी बुक में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ये जस्ट हम लोगों द्वारा बनाई हुई खुद की स्टडी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है। जल्दी लिखो इसको। हो गया?
हो गया? वाइज एंड गर्ल्स हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ध्यान से देखो, किसी भी सॉल्यूशन को पहचाना कैसे जाता है, ध्यान से देखना, उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंपोजिशन पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है, या जो आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे द कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, द कंपोजिशन ऑफ any solution, the composition of any solution will be understood by, will be understood by, will be understood by concentration। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे किसी भी जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन है ना, उस कंपोजिशन को समझने के लिए आप लोगों को किस बात की रिक्वायरमेंट होती है? कंसंट्रेशन के बारे में समझने की। और कंसंट्रेशन को समझने के लिए वेरियस मेथड, देयर आर वेरियस मेथड, there are various methods which gives the information, which gives the information, which gives the information about the concentration। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे ऐसे मेथड है जो आपको क्या करते हैं? कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो अल्टीमेटली आप लोग जब कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले कोई सॉल्यूट लेते हो, उसको काय में मिला देते हो? सॉल्वेंट में मिला देते हो, ठीक है ना? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में बना मिलाते हो तो ये सॉल्यूशन बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो ये आपको पता है कि सॉल्वेंट में जब आपका सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वो एक सॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकते थे कंसंट्रेशन के बारे में। सबसे पहला था आपका मास परसेंटेज। ये लिखिए, आपका सबसे जो पहला मेथड है वो है आपका मास परसेंटेज। हेडिंग डालो मास परसेंटेज। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट्स इज द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, देखो इसको मास परसेंटेज को किससे भी रूप से लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W, ठीक है ना? इससे भी अगर कहीं W/W लिख दिया जाए ना तो आपको समझ में आना है कि जो पूछने वाला टर्म है वो क्या है, आपको मास परसेंटेज के बारे में। देखो एक चीज ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कि जब आप लोग सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हो तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आप लिख रहे थे ना, ये आपके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या कहलाते हैं आपके, जल्दी बताओ? ये कहीं ब्रैकेट में डाल के लिख लेना। ये आपके कहलाते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट। कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो जब आपसे बोला जाए कि कभी आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या बोल सकते हो कि कितना मास सॉल्यूट का था अपॉन टोटल सॉल्यूशन इंटू कितना हो जाएगा? 100, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इज द परसेंटेज, मास परसेंटेज is equal to the, is equal to the percentage of component, percentage of mass of component, percentage of mass of component with mass of total solution। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे बोला गया कि किस तरीके से मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा कि कितना मास आपका उसका था कंपोनेंट का अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन
मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा मास परसेंटेज। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया कि नहीं आया? कितना मास आपका कंपोनेंट का था? अगर आप सॉल्यूट का निकालोगे तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा। अगर मास परसेंटेज आप सॉल्वेंट का निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना मिलेगा। लेकिन अपोन में दोनों बार कितना रहेगा? मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना सबको? तो लोग इतने पीछे बैठे हो तो हैंड राइज करके बता सकते हो, जल्दी से हमें से खत्म करना। आ गई ना? ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज देखो, इसको v बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? v बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट is defined as volume percentage of a component is defined as the ratio of, या defined as the percentage of, defined as the percentage of volume of component with total volume of a solution, with total volume of a solution, with total volume of a solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इस बार आपको कंपोनेंट का वॉल्यूम लेना है अपॉन पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, मल्टीप्लाई किसका कर देना है? 100 का। आया ना? तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बराबर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ध्यान से देखो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। लिखो जल्दी से इसका। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना? नेक्स्ट आता है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट आएगा आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको नोट कर लो जल्दी से। याद रखना, इसमें जो आने वाले टॉपिक है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, पिछले 7 सालों में कम से कम 4 से 5 बार वो आए हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना कंपलसरी है। लिख गया? चलो हेडिंग डालो, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो दिस इज देखो m अपॉन वी, दिस इज m अपॉन वी, है ना? तो ध्यान से देखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ, it is defined as the percentage of mass of component, with the volume of, with the volume of, with the volume of solution। इसको क्या बोलते हैं? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको क्या बोल सकते हो? इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या हो जाएगा,
मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जल्दी से इसको नोट करो, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपका यहां तक पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इट इज यूज इन मेडिकल इंडस्ट्रीज, इट इज यूज इन मेडिकल इंडस्ट्रीज। जितनी भी दवाइयां बनाई जाती है ना, सारी की सारी आपकी काय से बनाई जाती है? आपकी ये बनती है वॉल्यूम बाय परसेंटेज। इससे बताया जाता है कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपको डिसॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट करो इसे। हो गया आप लोग का? लिख गया कि नहीं लिखा? लिखो जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएम। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, अगर आपका सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब ना के बराबर मात्रा में है, ट्रेस क्वांटिटी में है, तब आपको कंसंट्रेशन डिफाइन किसके टर्म में करनी पड़ती है? पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में, है ना? तो ध्यान से देखो यहां पे क्या हो जाएगा। when the solution present in very trace quantity, when the solute present in very trace quantity, then the parts per million method, then the ppm method is used to describe the concentration, is used to describe the concentration of a solution। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी मतलब होता है ना के बराबर मात्रा में है ना, तब आपको क्या कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करना है? तो when the solute present in very trace quantity, then the ppm is used to describe the concentration of solution। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? सो पार्ट्स पर मिलियन बराबर देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। ये आपका कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। लिखो जल्दी से, दिस इज कॉल्ड द पार्ट्स पर मिलियन। लिखो जल्दी से। और याद रखना इट्स इंपॉर्टेंट, अब जो आने वाले हो सारे इंपॉर्टेंट हैं। हो गया? ठीक है, हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये देखो कब कब आया है आपका? 2016, 18, 21, 23, इन ईयर्स में ही आ चुका है। ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन आपका 2016, 18, 21 और 23 इन ईयर्स में आ चुका है। तो ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन is defined as
Mole fraction is defined as the ratio of number of moles of component, the ratio of number of moles of component with total number of moles in solution. समझ में आया कि नहीं आया? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशो होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देख रहे हैं यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। हाँ है ना? तो देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले कि अगर आप देखो ध्यान से, ए प्लस बी मिलके आपका सॉल्यूशन बना रहा है ए बी। समझ में आ गया है? ए और बी मिलके आपको सॉल्यूशन ए बी बना रहा है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएंगे आपके एन ए। हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे आपके? जल्दी बताओ। ये हो जाएंगे आपके एन बी। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। हाँ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालता, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालू तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, देखो x बराबर, अगर हम a के लिए निकाले तो x से बराबर कितना हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ या ना? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। सही होगा कि नहीं होगा? अगर आप लोग यहाँ पे नंबर मोल फ्रैक्शन पर सेकेंड के लिए कैलकुलेट करो तो व्हाट यू गेट हियर? एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ है ना? समझ में आया कि ये एक्स से बराबर कितना हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक चीज, अगर मैं बोलूं ऐड कर दो एक्स ए प्लस एक्स बी करके, देखो क्या मिल रहा है? एक्स ए प्लस एक्स बी अगर करके देखे तो व्हाट यू गेट हियर? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और यहां से क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ या ना? सर लाइट ठीक है ना? सो व्हाट यू गेट हियर? दिस इज एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन में एलसीएम हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। इसको इस पे बात करोगे तो यहां से बनेगा एन ए और यहां से भी क्या बनेगा? एन बी। तो दिस इज एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, ये कितना निकल के आ गया? वन। ये याद रखना। लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो आप लोग चले जाना। यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रही है क्लास है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर आपका वन आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जा सकते हो अगर जाना है, यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रही है। तो ये मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से खत्म होता है। इसका यूज क्या है? जब भी आप किसी सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए यूज करते हो तो ये वहां होता है। तो इट इज यूज्ड इन सॉल्यूशन, इट इज यूज्ड इन सॉल्यूशन, it is used in solution for study the physical properties। इसका उपयोग काय के लिए होता है? इसका उपयोग होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ाई करने के लिए। इसका प्रयोग काय के लिए होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ाई करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की। नोट करो जल्दी से इसको।
हेडिंग डालो मोलैरिटी। क्या डालना है हेडिंग? मोलैरिटी क्या होती है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो मोलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। तो दिस इज मोलैरिटी। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ moles of solute, the number of moles of solute dissolved in the number of moles of solute dissolved in 1 liter of a solution, 1 liter of a solution is called molarity, is called molarity. समझ में आया कि क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है ना? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना? मोलरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल होती है। तो मोल ऑन लीटर, मोल अपॉन लीटर इज द यूनिट। और ये आपका आया था 14, 16, 21, 23। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी टॉपिक, कई सालों में आया है। मोलैरिटी क्या होता है? कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर रहे हो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वो आपका कहलाता है मोलैरिटी। यार सर से पूछे 12th वाले पढ़ क्यों नहीं रहे? आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? हाँ, लो मेरे वाले से करो, डायरेक्टर सर से बात, एक सेकंड। लो इनसे बात करना मेरे से। आगे देखो, लास्ट टॉपिक है आज का, मोलैलिटी। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी देखो, तो देखो, मोलैलिटी is defined as the number of, defined as the number of moles of solute, क्या बोल रहे हैं? देखो, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in, dissolved in, जो आ रही ना बात, dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलैलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, हाँ है ना? तो इसको कैसे बोल सकते हो? मोलैलिटी बराबर, मोलैलिटी बराबर आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपका कहलाएगा मोलैलिटी, आया ना?
मोलैलिटी की जो यूनिट होती है, ध्यान से देखना आप लोग, द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, देखो ऊपर है मोल, नीचे है किलोग्राम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम, है ना। और जो इसके साथ लास्ट वाला हो जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। ध्यान से देखना, इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द मोलैलिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, ये वो सारे टॉपिक थे, जैसे ये वाला भी आपका कितने में है, 14, 18, 21 और यहाँ पे आया है 23। ये वो टॉपिक्स थे तीन, याद रखना, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं आपके पेपर्स में। समझ में आया कि नहीं आया? और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जरूर मिलेगा आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सॉल्यूशन में इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ के लिए हमें समझना जरूरी है कि वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर पेट्रोल को आप लोग खुला छोड़ दो तो एवापोरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। और अगर आप एक कटोरी में रख के नमक को छोड़ दो, क्या नमक कभी भाप बन के उड़ेगा क्या? तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, ऐसे सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, ऐसे सॉल्यूट जो एवापोरेट हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट, और ऐसे सॉल्यूट जो कि एवापोरेट नहीं होते वो बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना। जो आपके वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं जब सॉल्यूशन में मिलते हैं ना, तो वहां पे वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जब आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलते हैं तो वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। बात करो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, आपके में रेड कलर दिख रहा है।